का रिकॉर्ड 1250 से ज्यादा मरीजों की हुई पुष्टि। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 6,51,00,000 के पार। उत्तर प्रदेश में लापरवाही के मद्देनजर लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। 32 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। एक्टिव केस की संख्या पहुंची 83। बिहार में बीते 24 घंटे में सामने आए 74 नए कोरोना केस। बीते 2 दिनों में प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या हुई 174। 27 जिलों में बढ़ा कोरोना संक्रमण। वहीं बंगाल चुनाव के कारण पहली बार रांची में बंद रहेंगी शराब की दुकानें। 27 मार्च को होना है पहले चरण का चुनाव। रांची उपायुक्त ने जारी किए दिशा निर्देश। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। त्योहारी मौसम में दिल्ली में कोरोना महामारी एक बार फिर से बेकाबू होने से लोगों को फिर से लॉकडाउन का डर सताने लगा है। दिल्ली में करीब 3.5 महीने बाद बुधवार एक बार फिर कोरोना के 1250 से ज्यादा नए केस मिलने के बाद यहां संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा बढ़कर 6,51,00,000 के पार पहुंच गया है। इसके साथ ही अब पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 1.52% पर आ गई है। कोरोना संक्रमण से 6 और मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही अब कंटेनमेंट जोन भी फिर से बढ़कर 1,000 के करीब पहुंच चुका है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में जहां कोरोना के 1,254 नए मरीज मिले हैं और 6 मरीजों की मौत हो गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता के राणा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। राणा, जिस तरीके से देखी जा रही है कि कोरोना के लगातार फिर से मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नियाज, ये बड़े चिंता का विषय है कि एक बार फिर से कोरोना मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। आंकड़ा एक बार फिर से उछाल ले रहा है। हमें एक बार फिर से एहतियात बरतने होंगे और उसी के चलते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक नोटिस भी जारी कर दिया है। औपचारिक ऐलान वो कर चुका है कि होली का जो भी प्रोग्राम होगा उसको लेकर किसी भी तरह का जश्न या फिर शब बारात और नवरात्रों को लेकर किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे, ताकि इस कोरोना पर लगाम लगाई जा सके और जो आंकड़े में उछाल आ रहा है उस उछाल को कम किया जा सके। क्योंकि अभी तक भले से ही वैक्सीन आ चुकी है, वैक्सीन लोगों को लग रही है, लेकिन उसके बाद भी हमें सावधानियां बरतनी होंगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टिंग में इस बात को कहा था कि दवाई के साथ साथ कड़ाई भी हमें रखनी होगी। वैक्सीन आने के बाद हमें इस तरह का बिल्कुल भी नहीं करना है कि अब दवाई आ चुकी है तो हम निश्चिंत हो जाए। अगर हम ये सोचकर चलेंगे तो जिस तरह का उछाल देखा जा रहा है, और अगर आप आमतौर पर अगर देखे भी तो ये सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि दवाई आने के बाद यानी कि वैक्सीन आने के बाद से लोग थोड़े से लापरवाह हो गए और उसी के चलते ये आंकड़े एक बार फिर से उछाल ले रहे हैं। याद कीजिएगा कि पिछले साल यही वो दिन था जब लॉकडाउन शुरू हुआ था और वो परिस्थितियां हमने देखी हैं, वो स्थितियां हमने देखी है किस तरह से सन्नाटा सड़कों पर और सब जगह पर पसरा हुआ था। फिर से वो स्थितियां ना आए, इसलिए हमें एहतियात बरतना होगा। और आंकड़ों में हर दिन उछाल आ रहा है। लगभग 16 से 17% आंकड़ों में उछाल आ भी चुका है। इसको सिर्फ हम एहतियात और सावधानी के तौर पर ही इसको रोका जा सकता है। बाकी इसके सिवा अभी तक कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है, भले से ही वैक्सीन क्यों न आ गई। जी राणा, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि वैक्सीन आने के बाद लोग ज्यादा लापरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या सिर्फ लोग लापरवाह हुए हैं या फिर प्रशासन भी लापरवाही हुई है? क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कई ऐसे वीडियोस सामने आए जिसमें प्रशासन खुद बिना मास्क लगाए और लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसमें प्रशासन भी तो लापरवाह होती हुई नजर आ रही है। नियाज, सिर्फ प्रशासन या फिर आम जनता पर इसका ठीकरा फोड़ देना सही नहीं होगा। जी, आप याद कीजिएगा कि कितनी बड़ी बड़ी रैलियां चुनाव के समय पर हुई हैं, चाहे फिर वो अब बंगाल का चुनाव होने वाला है उसकी आप रैलियां देख लीजिए या फिर आप बिहार चुनाव के समय की रैलियों को देख लीजिएगा। जी, जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां कोरोना बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। जबकि बिहार चुनाव की अगर तस्वीरों को आप याद करेंगे तो विपक्षी पार्टियों ने यहां तक कह दिया था कि हमें चुनाव को टाल देना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं माना था और चुनाव कराने की जिद में वो अड़ा रहा और जिसके चलते चुनाव हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी तमाम जगहों पर तमाम रैलियों में इस तरह से देखा गया था जब उन्होंने मास्क का इस्तेमाल या फिर किसी भी तरह की कोरोना गाइडलाइन का इस्तेमाल नहीं किया था, उसका पालन नहीं किया गया था। इसलिए सिर्फ प्रशासन पर इस बात का दोष मत देना और जनता को इस बात को कह देना कि जनता भी लापरवाह हो गई, क्योंकि ये ऊपर से लेकर नीचे तक की जो पूरी चेन है और जो पूरी लाइन है ये सब एक जैसी हो गई है।
ना तो सरकार उस तरह से गंभीर नजर आती है, ना प्रशासन नजर आता है, और आम जनता की तो आप छोड़ ही दीजिए। जब प्रशासन और सरकार गंभीर नहीं होंगे तो जनता भी गंभीर नहीं होगी। वरना सोचेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर्फ एक बार कह देने से ही अगर हर इंसान पूरे हिंदुस्तान का घरों में कैद हो जाता है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील पर थाली और ताली पीटने के लिए घर से बाहर निकलकर अपनी छतों पर या दरवाजों पर आकर पीटना शुरू कर देता है, उनके एक बार कहने पर अगर लाइट का ऑफ और ऑन करना शुरू कर देता है, यानी कि उनकी बातों को माना जाता है। जी प्रधानमंत्री भी उतने गंभीर अब नहीं है। आप खुद सोचेगा कि बढ़ रहे हैं कोरोना, और कितनी बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या फिर कितनी बार उन्होंने गंभीरता के साथ इसको लिया है। अगर वो इस तरह से चुनाव की बड़ी बड़ी रैलियां होती रहेंगी, अगर इस जी। तरह से सरकार के सारे काम, उसके सारे कार्यक्रम होते रहेंगे, तो फिर आप जनता को किस तरह से समझाएंगे? जनता भी तो फिर ये सवाल पूछेगी कि आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई काम हो, आपके चुनाव से जुड़ा हुआ कोई काम हो, तो ना तो कोरोना नजर आता है, ना ही कुछ और चीजें नजर आती हैं। तब सिर्फ पार्टी के कार्यक्रम चल रहे होते हैं। लेकिन जब जनता कुछ काम करने के लिए निकलती है तो कोरोना याद आने लगता है, सरकार को भी, प्रशासन को भी। तो ये दोहरे मापदंड बंद करने होंगे। जी जब तक सरकारें और प्रशासन इन चीजों को लेकर गंभीर नहीं होगा, तब तक आम जनता पर दोष नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि जनता को जैसा मुखिया चाहेगा उस तरह से चलाया जा सकता है, और चलाया है। तो इसलिए सिर्फ जनता पर दोष देना ठीक नहीं होगा। जी राणा, लेकिन जिस तरीके से, जैसा कि आपने जिक्र किया कि पॉलिटिकल पार्टीज की रैलियां हो रही हैं, उसमें कोरोना के गाइडलाइन का एक तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो ये मतलब ये कि कथनी और करनी में साफ अंतर देखा जा रहा है। जिस तरीके से खुद ये कहा जा रहा है कि कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो किया जाए, लेकिन वहीं पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कोरोना की गाइडलाइन का धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही हैं। तो कथनी और करनी में आसमान जमीन का फर्क देखने को मिल रहा है। राणा बिल्कुल नियाज, आप अभी कुछ 2 या 3 दिन पहले की तस्वीरों को याद कीजिए। पश्चिम बंगाल में अमित शाह एक रैली करते हैं जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, और उसमें एक भी जगह पर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं होता है। जी फिर चाहे वो सोशल डिस्टेंस हो, फिर चाहे मास्क लगाना हो, या फिर सैनिटाइजर का उपयोग हो, किसी भी तरह का इस्तेमाल या किसी भी तरह की कोरोना गाइडलाइन वहां पर नजर नहीं आती है। अगर इस तरह से लापरवाह होंगे देश के गृह मंत्री, इस तरह से लापरवाह होंगी अगर सरकारें, तो आप जनता को किस मुंह से जाकर ये कहेंगे कि आप कोरोना की गाइडलाइन का पालन कर लीजिए? आप किस तरह से प्रशासन को यह बात समझाएंगे कि आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाइए? क्योंकि अगर आप नहीं ढंग से रह सकते, अगर आप उन सारे नियमों का, उन सारी गाइडलाइन का पालन नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको कोई हक नहीं है कि आप जनता से उस बात के लिए दबाव बनाए कि आप कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए। सबसे पहले सरकारों को अपनी नीति और अपनी नीयत सुधारनी होगी। अपने करनी और कथनी के जो फर्क है उसको मिटाकर एक लाइन पर चलना होगा। तभी आप जनता को इन सारी बातों के लिए बोल सकते हैं, उनसे पालन करवा सकते हैं। नियाज जी बिल्कुल, सबसे पहले खुद की नियति को सुधारनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राणा तमाम जानकारी के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मुंबई और अन्य शहरों से आए 2 दर्जन लोगों समेत कुल 32 मरीजों में कोरोना के संक्रमण मिले हैं। एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में कोविड पॉजिटिव केस मिलने से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। अब तक जिले में एक्टिव केसों की संख्या 87 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 2387 लोगों की कोरोना जांच कराई गई। इनमें 32 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिन 32 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनमें बीती शाम मुंबई से आई उद्योग नगरी ट्रेन से आए 4 यात्री भी शामिल हैं। गुजरात से वापस लौटे 7 यात्री शामिल हैं। तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मुंबई और अन्य शहरों से आए 2 दर्जन लोगों समेत कुल 32 मरीजों में कोरोना संक्रमण मिले हैं, और एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में कोविड पॉजिटिव केस मिलने से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। तो लापरवाही से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 32 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और इससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। एक्टिव केसों की संख्या अब 83 पहुंच चुकी है।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता छोटू गौतम हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। छोटू, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार देश के साथ साथ राज्य में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, और अगर हम वहीं उत्तर प्रदेश के रायबरेली की बात करें तो यहाँ पे लगातार मामलों में अब बढ़ोतरी हुई है और अब कुल एक्टिव केसों की संख्या 83 पहुंच चुकी है। आपको बता दें, आज की रायबरेली में लोगों की लापरवाही काफी देखने को मिली है। लोग काफी एकजुट दिखाई दिए हैं, भीड़ इकट्ठा दिखाई दी है वहाँ पे, और उसी के चलते लापरवाही के चलते 32 लोगों को कोरोना संक्रमण मिले हैं पॉजिटिव। एक दिन में इतनी बड़ी संख्या कोरोना केस मिलने से काफी हड़कंप मचा हुआ जिले में। जी, तो इस केसों की संख्या जी हाँ नहीं, आज तो जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं तो प्रशासन इसको लेकर के क्या कुछ प्रशासन द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं? हाल ही में प्रशासन ने बैठक भी की थी। बैठक में मौजूद अधिकारियों को उसके निर्देश दिए गए हैं जी, ताकि जिले में कड़ाई बरती जाए, और वो आगे देखने को भी मिलेगा प्रशासन के द्वारा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं कस्बा उझानी में बुधवार बुध बाजार लगने से गरीब में खुशी की लहर है। इस बाजार में जो कपड़े बिकते हैं वह दुकानों में बिकने वाले कपड़ों से सस्ते होते हैं। बाजार में घर का सारा सामान मिलता है जिससे गरीब परिवार बहुत खुश है। होली के त्यौहार को देखते हुए इस पूरे बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता पवन तोमर ने। देखिए रिपोर्ट। दिखाना चाह रहे हैं, ये कस्बा उजानी है। यहाँ पर जो बुध बाजार लगता है, बुध का जो है यहाँ पर बंदी है, और यहाँ जो बाजार लग रहा है इतने बढ़िया बाजार है। यहाँ पर बहुत संतुष्ट है। यहाँ पर पूरा दूर दूर से जो है क्षेत्र के लोग जो है बाजार में आते हैं और पूरा जो है सामान लेके जाते हैं। दुकानदार हैं, हम उनसे पूछते हैं किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के प्रॉपर। अच्छा, जो बाजार लग रहा है, बाजार में किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं हो रही है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठेकेदार यहाँ के बहुत बढ़िया है जी। अच्छा, जो सामान ये देखने मिला जो है यहाँ भीड़ जबरदस्त है, ये तो सामान जो है मार्केट की अपेक्षा किस प्रकार बेच रहे हैं? मार्केट से बहुत सस्ता है सामान। मार्केट से बहुत सस्ता है सामान जी। अच्छा, ये देखिए बोल रहा है कि जो मार्केट से बहुत सस्ता सामान है। और भी जो है हम पूछेंगे उनसे, क्योंकि यहाँ जो देखने मिले काफ़ी संख्या में जो महिलाएं हैं सभी जो है पूरा जो सामान ले रहे हैं, और भीड़ भी जबरदस्त है और ज़्यादा जो है समस्या। बेटा क्या नाम है आपका? क्या नाम बेटा आपका? अजय। कहाँ रहने वाले हो? मानिकपुर। जो बाजार में सामान लेने आए, किस तरह का सामान मिल रहा है? बाजार के अपेक्षा कैसा मिल रहा है? सही है, सस्ता है, तेज है? सस्ता है। सस्ता मिल रहा है बाजार की अपेक्षा। ये देखो, ये बोल रहे हैं कि जो बाजार की अपेक्षा जो माल सस्ता मिल रहा है। क्या नाम है आपका? सोनू। कहाँ रहते हो? पटपरागंज। अच्छा, ये जो आज बाजार में आए हो, बाजार में सामान लेने के लिए, तो बाजार में किस तरीका से जो दुकान में सामान मिलता है उसकी अपेक्षा कैसा सामान मिल रहा है यहाँ पर? सामान जैसे पैसे डालते हैं वैसे सही मिलता है। बाजार की अपेक्षा सस्ता मिल रहा है सामान यहाँ पर? बाजार की अपेक्षा सस्ता नहीं मिलता है, मतलब जैसे पैसे जैसे डालते हैं वैसे सही मिलता है। डालते हैं। अब देखो, हम बात करेंगे यहाँ पर जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा। क्या नाम है आपका? SK अरोड़ा। कहाँ के रहने वाले हैं? हाथरस। सर, आपके द्वारा बाजार लगाया गया है, तो देखा जा रहा है जो बाजार में जबरदस्त जो है भीड़ है, तो ये भीड़ किस तरीके से इकट्ठी हो रही है? ये भीड़ इस तरीके से इकट्ठी हो रही है जो है कि ये गरीबों को बाजार है। जी। हाँ, गरीबों को सस्ता सामान मिलता है यहाँ, जो है कि अच्छा सामान मिलता है, और सभी गरीब दुकानदार हैं, इनका भी पालन पोषण हो रहा है, बच्चों का जो है कि अच्छी तरीके से, और ये अपना आराम से अपना दुकानदारी कर रहे हैं लोग जो है क्या, और लोग आ रहे हैं गाँवों में से जो है कि उनको सामान सस्ता मिलता है, बढ़िया मिलता है, कम पैसों में मिलता है। कम पैसों में, हाँ, ये कम पैसों में मिल रहा है, इसीलिए आज यहाँ जो भीड़ उसी तरीके से हो रही है। जी सर जी। अच्छा सर, और जो है और क्या क्या जो है, कहाँ से ये माल लेके आते हैं, कैसे क्या, थोड़ा बताने की कृपा करें। ये सब दुकानदारों की जहाँ जैसी भी सेटिंग है, उजानी में भी माल बेचते हैं लोग, वहाँ से भी लेते हैं। कोई दिल्ली से लेता है, कोई हाथरस से लेता है, कोई अलीगढ़ से लेता है, वो सब जहाँ जिसकी सेटिंग है दुकानदार। अच्छा, आपकी जो है लगभग जो है क्या वो है कि जो है मार्केट में जो है उससे कितना कॉस्टली कम है आपके बाजार में? मार्केट में यहाँ में केवल एक ही फर्क है, यहाँ थोड़ा हल्का आइटम मिलता है, लो क्लास का, जो गरीबों के मतलब का वो आराम से आसानी से खरीद लेते हैं। मार्केट में नहीं खरीद पाते क्योंकि वो महंगा आइटम है, अच्छा आइटम है, इतना अच्छा है जो मार्केट में जो दुकानदार बेचते हैं उसके मुकाबले तो नहीं है ये, और कभी नहीं हो सकता। अगर उसके मुकाबले हो जाए तो फिर सस्ता क्यों मिलेगा? ठीक है सर। क्या जो है लग रहा है आपके लिए लगभग जो है कितना प्रतिदिन जो है व्यक्ति यहाँ से जो है सामान लेके कितना प्रतिदिन ले जाते हैं?
काफ़ी लोग वो तो आते हैं, कोई उनकी गिनती तो करते नहीं, लेकिन हाँ संख्या में आते हैं। काफ़ी ये संख्या। देखिए अभी जो है त्योहार का मौसम भी चल रहा है, होली आने वाली है, तो यहाँ पर देखा जा रहा है काफ़ी संख्या में जो है भीड़ भाड़ है। और ये जो है सामान लेने आए, यहाँ ग्राहकों का भी कहना यही है कि मार्केट की अपेक्षा में सस्ता माल मिल रहा है। VIP न्यूज़ लोगन तोमर ब्यूरो चीफ बताएंगे। वहीं यूपी के रायबरेली में रोडवेज बस में पीछे से दूसरी बस ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चालक के पैर की हड्डी टूट गई। यह देख आसपास मौजूद उसके साथी दौड़े और मामले की सूचना उच्च अधिकारी को दी गई, जिसके बाद चालक को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उसका प्राथमिक इलाज कर उसकी गंभीर हालत देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया गया। तो यूपी के रायबरेली में रोडवेज बस में पीछे से दूसरी बस ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चालक के पैर की हड्डी टूट गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही चालक है जिसके पैर की हड्डी टूट गई है। और ये देखकर के आसपास मौजूद उसके साथी दौड़े और मामले की सूचना उच्च अधिकारी को दी, जिसके बाद चालक को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उसका प्राथमिक उपचार कर उसकी गंभीर हालत देखते हुए लखनऊ से रेफर कर दिया गया है। तो यह घटना यूपी के रायबरेली रोडवेज का है, जहां बस में पीछे से दूसरी बस ने टक्कर मार दी और यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि चालक के पैर की हड्डी टूट गई। अपना परिचय बता दो। मैं दिनेश मिश्रा रायबरेली डिपो का संविदा चालक हूँ और हमारा कर्मचारी एक्सीडेंट में चोट खा गया, भयंकर चोट खा गया, जिसको वहाँ पे भर्ती कराया गया। हमारा सक्षम अधिकारी ARM नहीं पहुँचा मौके पे और हम लोग सारे लोग परेशान होते रहे और परेशान होने के बाद उसको प्राइवेट एम्बुलेंस करवा के भिजवाया उसको वहाँ पे। क्या ARM को सूचना नहीं दी गई थी? ARM को सूचना दी गई, लोगों के बताने के मुताबिक सूचना दी गई और उसके बाद उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद में अभी वो 9 बजे जब हम लोग भिजवाए तब अस्पताल गए तो कहाँ वहाँ मिले नहीं। कह रहा है कि हम 6 बजे से वहाँ हैं और सारे कर्मचारी हमारे वहाँ पे थे मौजूद। भैया अपना परिचय बता दें। हमारा नाम है मोहम्मद शमशाद खां। हमारे बुआ के लड़के हैं, हम दोनों लोग साथ में सर्विस करते हैं। सुबह यह हादसा हुआ है, उस टाइम से अभी तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई भी नहीं पहुंचा था। खाली लाल बहादुर पहुंचे थे और स्टाफ वाले थे और सरिता मैडम थी। बताएं भाई क्या मामला था? मामला ये था, हम गाड़ी में शीशा साफ कर रहे थे अपनी गाड़ी का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फुरकान खां। अच्छा, तो आप क्या चालक हैं? चालक है। शीशा साफ कर रहे थे, साफ कर ही चुके थे, पीछे से एक गाड़ी आई, इतनी तेज़ी में थी कि मारा दड़ाम से उसने, तो ये पैर मेरा दब गया और हम हौदिया में कूद गए। अगर कूद न जाए तो मर जाए, पावदान मेरे पेटे में घुस जाएगा। कूद गए, उसी में 15-16 मिनट पड़े थे। फिर गाड़ी कहाँ की थी वो जिसने टक्कर मारी? रायबरेली डिपो की ही थी भैया, हम नहीं जानते, देखे नहीं पाए। पीछे से मारा दिल्ली वाली कोई गाड़ी थी, यही लोग बता रहे थे। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने JEE मेंस मार्च सत्र का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें DPS के छात्र राहुल कुमार ने 99.99% हासिल किया है और स्टेट टॉपर बन गए हैं। कैसे उन्होंने यह मुकाम हासिल की, हमारे संवाददाता अभिनव ने खास बातचीत की, देखिए। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। मेहनत और लगन आपके मन में है और आगे बढ़ने की चाहत है तो आप बड़े से बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। हालांकि कई बाधाएं आती हैं, लेकिन अगर जो इंसान डटा रहता है, मेहनत करते रहता है, उसको सफलता ज़रूर मिलती है। हमारे साथ ऐसे ही एक व्यक्ति है, चूँकि JEE मेंस का जो रिज़ल्ट है वो जारी किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देर रात ये रिज़ल्ट जारी किया है और राहुल जो है स्टेट टॉपर बने हैं। फिलहाल हमारे साथ राहुल खुद मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप टॉपर बने। थैंक यू। कैसा रहा तैयारी? तैयारी काफ़ी अच्छा रहा। कोरोना काल में चूँकि हम लोग को ये लॉकडाउन हो गया था तो हम लोग को सेल्फ स्टडी का काफ़ी टाइम मिल गया। उसके चलते काफ़ी हम लोग को हेल्पफुल हुआ, मतलब हम लोग अपना आराम से वो कोर्स कंप्लीट कर पाए। टीचर्स लोग भी काफ़ी हेल्प किए, कोचिंग और स्कूल के, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिला प्रिपरेशन के लिए और काफ़ी अच्छा रहा तैयारी। क्या प्रोसेस होता है ये JEE मेंस का? कितने अटेम्प्ट होते हैं, उसके बाद क्या होता है, पूरा प्रोसेस दर्शकों को बताएं।
एक्चुअली जेई मेंस इस बार चूँकि कोरोना है, इसीलिए इस बार जेई मेंस 4 बार कंडक्ट कराया जा रहा है, 4 सेशंस में। हर सेशंस में टोटल 6 शिफ्ट्स होते हैं और टोटल जितने भी स्टूडेंट किसी भी सेशन के लिए अप्लाई करते हैं उनको अप्रॉक्स इक्वली हर शिफ्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर शिफ्ट्स का अलग पेपर का लेवल होता है और उसी के अकॉर्डिंग आप जितना शिफ्ट्स में रैंक लाते हैं उसी के बेसिस पे आपको परसेंटाइल असाइन होता है और उसी परसेंटाइल को एनटीए स्कोर भी कहा जाता है और उसी परसेंटाइल के बेसिस पे आपका फाइनल रैंकिंग निकलता है। इस बार हम लोग को 4 अटेम्प्ट मिला था, इसीलिए हमारे पास ऑप्शन था कि एक अटेम्प्ट में हम लोग का अच्छा ना जाए तो हम लोग बाकी अटेम्प्ट्स में उसको और अच्छा बेहतर कर सकें, क्योंकि एक्चुअली चारों अटेम्प्ट्स में जो बेस्ट स्कोर हम लोग का निकलेगा उसके बेसिस पे फाइनल रैंकिंग निकलता है। बिल्कुल, जो जानकारी है कि 99.99% आपने लाया, कितना डिफ़िकल्ट होता है इतना इस तरीके का परसेंट लाना? डिफ़िकल्ट तो होता है एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे आपको सिली मिस्टेक्स पूरा अवॉइड करना होता है। आपको पूरा पेपर आपको 3 घंटा के अंदर अटेम्प्ट करना होता है और आप बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता कि आप दूसरे बार जाके आप रिव्यू कर पाए, टाइम कभी कभी नहीं बचता है, तो आपको अपना एक्यूरेसी लेवल को काफ़ी मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो और 75 क्वेश्चंस में से मिनिमम आपको 70 क्वेश्चंस तो सही करने ही होते हैं, तो ये काफ़ी टफ टास्क होता है। कोरोना का भी पीरियड रहा, कोचिंग संस्थान वगैरह बंद थे, कैसे तैयारी की सब कुछ बंद होने के बावजूद घर पर? कोचिंग क्लासेस ऑफलाइन तो बंद हो गई थी, लेकिन ये अच्छा था कि कोचिंग क्लासेस हमारे ऑनलाइन चलने लगे थे। टीचर्स लोग भी ऑनलाइन जूम मीटिंग के थ्रू, कॉल पे भी कभी कभी करके हम लोग को हमेशा गाइड करते रहे और हम लोग का पढ़ाई वही जूम मीटिंग के थ्रू होते रहा। तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, ऑफलाइन का थोड़ा सा था कमी, बट फिर भी पढ़ाई अच्छा ही चला। चलिए, मम्मी जी भी हैं हमारे साथ, उनकी काफ़ी खुश नज़र आ रही है क्योंकि उनका बेटे ने टॉपर किया है और लाजमी सी बात है कि अगर कोई परिवार में अगर बच्चा अच्छा करता है तो जाहिर सी बात है कि परिवार वालों में खुशी देखने को मिलती है। इनके मम्मी हमारे साथ हैं, खुश नज़र आ रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना सपोर्ट किए हैं अपने बच्चे? सपोर्ट जितना हो सके हमसे, हमको लगता था कि अच्छा करेगा तो हम सपोर्ट किए साथ में, तो बहुत खुशी हो रहा है कि मेरा मेहनत काम आ गया। ये उनकी मम्मी थी, ये खुद राहुल यहाँ पर मौजूद हैं। खुशी का एक माहौल है और आपको बता दें कि रांची के अरगोड़ा के रहने वाले हैं, काफ़ी इन्होंने मेहनत किया है और मैंने आपको बताया कि मेहनत के बल पर अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है और मेहनत और लगन अगर साथ में होती है तो अच्छे से अच्छा मुकाम हासिल किया जा सकता है। स्टेट टॉपर बने हैं राहुल, 99.99% इन्होंने लाया है और इसके पीछे अगर हम बात करें तो परिवार वाले का काफ़ी सहयोग मिला। उनके परिवार वाले काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, बधाइयों का तांता लग रहा है और इनकी आगे की प्लानिंग है कि और भी जो इसके आगे प्रोसेस होता है उन प्रोसेस को क्लियर करके एक बढ़िया कॉलेज में इनका नामांकन हो ताकि परिवार और राज्य का भविष्य बेहतर करे। अपने सहयोगी विशाल के साथ अब और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि रांची से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद महिला की मौत। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद महिला की मौत हो गई है। रिम्स के मेडिकल विभाग में महिला ने दम तोड़ दिया है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना वैक्सीन लेने के बाद एक महिला की मौत हो गई है और रिम्स मेडिकल हॉस्पिटल में महिला ने दम तोड़ दिया है। मजिस्ट्रेट की गैर मौजूदगी में पोस्टमार्टम हो रहा है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 20 मार्च को वैक्सीन लेने के बाद बिगड़ी थी तबीयत और अब मौत हो गई है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना वैक्सीन लेने के बाद एक महिला की मौत हो गई है। मौत के कारणों की अभी तक हालांकि पुष्टि नहीं हुई है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना वैक्सीन लेने के बाद महिला की मौत हो गई है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि मौत की भी पुष्टि नहीं हुई है। रिम्स के मेडिकल विभाग में महिला ने दम तोड़ दिया है। रिम्स के मेडिकल विभाग ने महिला ने दम तोड़ दिया है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मजिस्ट्रेट की गैर मौजूदगी में पोस्टमार्टम को अंजाम दिया जा रहा है। 20 मार्च को वैक्सीन लेने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी थी।
हालांकि महिला की मौत वैक्सीन लेने की वजह से हुई है या फिर कैसे हुई है, अभी तक पुष्टि नहीं हो पाया है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना वैक्सीन लेने के बाद महिला की मौत हो गई है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष हमारे ऑनलाइन पे मौजूद हैं। आशीष, एक महिला की मौत हो गई है और कोरोना वैक्सीन इसकी वजह बताई जा रही है, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। क्या है पूरा मामला? जी देखिए, 62 साल की बुजुर्ग महिला थी जो अपाकुटी की रहने वाली थी। उन्होंने 20 तारीख को शाम में वैक्सीनेशन लिया था, अपने बाएं हाथ में वैक्सीनेशन लिया था, जिसके कुछ देर बाद 1 घंटे बाद उनके बुखार आने लगा, उनका फीवर ज्यादा हाई होने लगा, जिनके बाद उनको वहां के अस्पताल में रखा गया था। में उनकी मौत हो गई। परिजनों का साफ कहना है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद ही उनकी मौत हुई है, इस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं निहाल कि अभी तक डॉक्टरों की टीम और जो मजिस्ट्रेट जो प्रोटोकॉल है फॉलो की जाती है कि कोई भी अगर वैक्सीनेशन के बाद इनकी डेथ हो या जिनके सेंसिटिव केस हो, उनके लिए मजिस्ट्रेट आते हैं, डॉक्टरों की टीम बैठती है। उनको अभी तक इस बात की खबर तक नहीं है कि उनके जिले में ऐसा हुआ है या उनके रिम्स के अंतर्गत पेशेंट की मौत हुई है। इसको भी संज्ञान लेने के लिए भी ना कोई प्रशासन के आदमी आए हैं ना मजिस्ट्रेट के आदमी आए हैं। निहाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।